हेलो दोस्तों, नमस्ते। अपन देख रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किए कक्षा 8 बोर्ड परीक्षा के मॉडल पेपरों का सॉल्यूशन। आज अपन देख रहे हैं दोस्तों सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर नंबर 4। तो इससे पूर्व मैं पार्ट फर्स्ट बना चुका हूं, जिसके अंदर मॉडल पेपर 4 के जो 20 प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन आपको दे दिया है। आज अपन शुरू करेंगे 21वां प्रश्न। तो 21वां प्रश्न शुरू करने से पहले मैं बता दूं दोस्तों आपको कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वीडियो सर्च नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जो पूर्व में जारी किए गए हिंदी, गणित और विज्ञान के मॉडल पेपर और सामाजिक के अन्य मॉडल पेपर आप वहां से सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कक्षा 8 की गणित भी आप मेरे चैनल पर पढ़ सकते हैं, उसके लिए भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला 21वां प्रश्न, पवन ऊर्जा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो पवन ऊर्जा पर अपन संक्षिप्त टिप्पणी लिखेंगे दोस्तों। 21वां प्रश्न कि बहती हुई वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। वायु एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है, जिनके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है। इस यांत्रिक ऊर्जा को जनित्र की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जैसा दोस्तों आपने देखा होगा, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर इस तरह से गोल लगा के और पवन चक्की ऐसे लगी रहती है और वो लगातार घूमती रहती है। तो घूमेगी, तो जैसे ही घूमेगा, रोटेट होगा, तो जनित्र द्वारा उससे विद्युत जनरेटर द्वारा अपन बिजली बना सकते हैं। अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न दोस्तों, मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी, नाम बताइए। तो अपन लिखेंगे सबसे पहले अलवर, भरतपुर, धौलपुर और 4 रियासतों से मिलकर मत्स्य संघ की संरचना की गई थी। इसके बाद में अगर आप लिखना चाहो तो आगे लिख सकते हो, वरना ये प्रश्न का उत्तर यहीं खत्म हो जाता है। इसके बाद बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदीकोटा, टोंक, शाहपुरा, झालावाड़, किशनगढ़, प्रतापगढ़ से मिलकर राजस्थान संघ बनाया गया था। द्वितीय चरण में उदयपुर को इस संघ में शामिल किया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर तो क्या है कि दोस्तों ये यहाँ ही खत्म हो जाता है, लेकिन 3 नंबर का दे रखा है तो अपन को आगे कुछ लिखना जरूरी हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 23 की राजस्थान में 1857 की क्रांति के कारण रहे थे, यानी 1857 की क्रांति के क्या कारण थे राजस्थान के अंदर। तो अपन बताएंगे दोस्तों, उत्तर लिखेंगे 1857 के समय राजस्थान में कई राजपूत ब्रिटिश शासक के खिलाफ थे। ये ब्रिटेनियों के शासन से संतुष्ट नहीं थे, जिससे इनके मन में सरकार के खिलाफ क्रांति के बीज उत्पन्न हुए। इन लोगों के साथ आम जनता भी शामिल हो गई। राजस्थान के कई इलाकों में इस विद्रोह की ज्वाला भड़की थी। 1857 के विद्रोह के तत्कालीन कारण सैनिक थे। एक अफवाह यह फैलाई गई कि नई एनफील्ड राइफलों के कारतूसों में गाय व सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों में इसके इस्तेमाल से करने से इनकार कर दिया था, इसलिए ये 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना था। इसके बाद में देखते हैं प्रश्न नंबर 24, राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के नाम बताइए और किन्हीं 2 दुर्गों का वर्णन कीजिए। तो अपन लिखेंगे राजस्थान के प्रमुख दुर्ग निम्नलिखित हैं। उसके अंदर आप मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग बूंदी, मेघनी दुर्ग अजमेर, सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर, आमेर दुर्ग जयपुर, रणथंभौर दुर्ग सवाईमाधोपुर, अजय मेरू दुर्ग या जिसे तारागढ़ भी कहते हैं। इसके अलावा आप कुंभलगढ़ वगैरह भी बहुत सारे लिख सकते हैं। तो इसमें अपन वर्णन करते हैं 2 का। तो पहला लिया है चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग यह किला राज्य के प्रमुख किलों में से एक है। इसके बारे में कहा जाता है कि गढ़ तो सिर्फ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ है, यानी बहुत ही बड़ा दुर्ग है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। यह मौर्यकालीन दुर्ग राज्य का प्रथम या प्राचीनतम दुर्ग माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार इस किले का निर्माण मौर्यवंशी राजा चित्रांगद ने 7वीं शताब्दी में करवाया था। इससे अपने नाम पर चित्रकूट के रूप में बसाया। इसमें 7 प्रवेश द्वार हैं: पांडन पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़दा पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल। इस दुर्ग में कीर्ति स्तंभ यानी विजय स्तंभ और जैन कीर्ति स्तंभ, यानी कीर्ति स्तंभ का क्या नाम है, विजय स्तंभ है, और जैन कीर्ति स्तंभ 2 अलग अलग इसमें बने हुए हैं। अब अपन देखते हैं दोस्तों दूसरे दुर्ग का वर्णन। तो दूसरा दुर्ग लिया है मैंने यहाँ रणथंभौर दुर्ग, जो सवाईमाधोपुर के अंदर है। तो यह दुर्ग अरावली पर्वत की विषम आकृति वाली 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ एरण दुर्ग है।
एरंडुर का मतलब पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ। इस कारण इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में चौहान शासकों ने करवाया था। रणथंभौर के किले में बने हमीर महल, हमीर की कचहरी, सुपारी महल, बादल महल, 32 खंभों की छतरी, जैन मंदिर व त्रिनेत्र गणेश मंदिर उल्लेखनीय है। इस दुर्ग में लाल पत्थरों से निर्मित 32 खंभों का एक कलात्मक छतरी है, जिसका निर्माण हम्मीर देव चौहान ने अपने पिता चैत्र सिंह के 32 वर्ष के शासन के प्रतीक के रूप में करवाया गया था। अब देखते हैं अपन दोस्तों प्रश्न नंबर 25। तो प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों कि प्रार्थना समाज के बारे में आप क्या जानते हैं। तो अपन उत्तर लिखेंगे, प्रार्थना समाज ने रानाडे के नेतृत्व में जाति प्रथा, बाल विवाह, मूर्ति पूजा तथा हिंदू समाज की अन्य कुरीतियों के विरुद्ध आंदोलन किया था। उसने 19वीं शताब्दी के 90 दशक में नारी जागरण की योजना का आरंभ किया। आर्य महिला समाज की स्थापना 1882 उन्हीं योजनाओं का फल है, यानी 1882 के अंदर आर्य महिला समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव संसाधन विकास किसे कहते हैं। मानव संसाधन का महत्वपूर्ण क्यों है। तो इसका आंसर अपन लिखते हैं दोस्तों, मानव संसाधन वह अवधारणा है जो जनसंख्या को अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में देखती है। शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश के परिणाम स्वरूप जनसंख्या मानव संसाधन के रूप में बदल जाती है। मानव संसाधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य की योग्यता ही भौतिक पदार्थों के मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी ही नहीं अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे क्योंकि ज्ञान, कौशल, प्रौद्योगिकी से लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में अदालतों की संरचना को स्पष्ट कीजिए। यानी जो अपना कोर्ट होता है भारत के अंदर, उसकी संरचना को स्पष्ट आपको करना है। तो अपन लिखेंगे दोस्तों, भारत में अदालत की संरचना, इसके बारे में लिखेंगे, हमारे देश में 3 स्तर की अदालतें मिलती है। निम्न स्तरीय अदालत को अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालत, मध्यम स्तर की अदालत को उच्च न्यायालय व शीर्ष स्तरीय अदालत को सर्वोच्च न्यायालय कहा गया है। देश में मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का मुखिया होता है। बाद में लिखेंगे, उच्च न्यायालयों की स्थापना 1862 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में हुई थी। और विधि व्यवस्था की जो इसमें शाखाएं हैं, फौजदारी कानून के अलावा दीवानी कानून व सिविल कानून भी मिलते हैं। और फौजदारी मामले चोरी, दहेज, हत्या, जबकि दीवानी मामले में है किराया, तलाक, जमीन आदि से संबंधित है। तो 3 प्रकार की अदालत हैं, उनके बारे में अपन को स्पेशल बताना है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न 28वां प्रश्न में 2 हैं अथवा में, तो मैंने अथवा वाला लिया है। बंगाल विभाजन पर एक लेख लिखिए। तो लिखेंगे अपन दोस्तों बंगाल विभाजन पर एक लेख। तो इसमें लिखेंगे, बंगाल विभाजन के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाना तथा बंगाली जनता को बांटना था। अंग्रेज लोग बंगाल में व्यापारिक प्रक्रिया का फायदा उठाना चाहते थे। उन्होंने प्रशासकीय सुविधाओं का हवाला देकर बंगाल का विभाजन किया, किंतु इस विभाजन का परिणाम सकारात्मक नहीं रहा। बंगाल विभाजन के बाद पूरे देश में गुस्से की लहर फैल गई। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया, जुलूस निकाले गए और जन प्रतिरोध के नए नए रास्ते ढूंढे गए। चारों ओर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई, जो आगे चलकर स्वदेशी आंदोलन के रूप में उभरकर सामने आई। ब्रिटिश शासन का पुरजोर विरोध किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा व भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया गया और ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए लोगों ने क्रांतिकारी हिंसा तक करने को तैयार हो गए। इसके बाद में है दोस्तों प्रश्न नंबर 29 है दोस्तों, मर्दा के बारे में आप क्या जानते हैं। मर्दा के निम्नीकरण के कारण और इसे रोकने के उपाय अथवा मर्दा संरक्षण के उपायों पर विस्तार से बताइए। तो अपन लिखेंगे दोस्तों, मर्दा किसे कहते हैं। मर्दा की परिभाषा लिखेंगे, पृथ्वी के पृष्ठ पर पाई जाने वाली दानेदार कणों के आवरण को पतली परत को मर्दा कहते हैं। मर्दा का निर्माण विभिन्न चट्टानों से प्राप्त खनिजों व जैव पदार्थों एवं भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। अपक्षय की प्रक्रिया द्वारा मर्दा का निर्माण होता है। मर्दा निम्नीकरण के कारण है, प्राकृतिक एवं मानवीय दोनों ही कारकों मर्दा निम्नीकरण से हो रहा है। मर्दा के निम्नीकरण के में सहायक कारकों में वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भू संकलन
एवं बाढ़ आदि प्रमुख है। मृदा संरक्षण के उपाय है दोस्तों, मृदा संरक्षण की विधियां दी गई हैं। पहला है मल्च बनाना। तो इस विधि के अंतर्गत क्या करते हैं दोस्तों, इस विधि के अंतर्गत पौधे के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे परवाल से ढक जाती है। इस विधि से मृदा में आर्द्रता बनी रहती है। दूसरा है वेदिका कार्य। तो वेदिका कार्य में क्या है, इस विधि के अंतर्गत चौड़े व समतल सोपान तथा वेदिका तीव्र डालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह पर फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए और इनका पृष्ठीय प्रभाव मृदा अपरदन कम होता है। तीसरा है दोस्तों समोच्च रेखीय जुताई। तो इसके अंदर क्या आता है, इस विधि के अंतर्गत एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं में समांतर जुताई ढाल से नीचे बहने वाले जल के लिए ढके प्राकृतिक अवरोधों का निर्माण करती है। इसके अलावा है समोच्च रेखीय रोधिकाएँ। तो आप इसके बारे में भी लिख सकते हैं। और इसके बाद में है रक्षक मेखलाएँ, आप इसके बारे में भी आगे विवरण दिया है, ये लिख दें। छठा है दोस्तों फसल बीज की फसल का उगाना। और सातवां है चट्टानों बांध का निर्माण करना। तो आप इसको वीडियो को रोककर इसके बारे में आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कृषि विकास से क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर अपन लिखेंगे दोस्तों कि कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादकों को बढ़ा देने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास हैं। इससे कृषि उन्नति हेतु अनेक कार्य किए जाते हैं, नवीन तरीकों से अपनाया जाता है और सिंचाई सुविधाओं में सुधार, उर्वरकों का प्रयोग व उच्च उपज देने वाली फसलों के बीजों का प्रयोग कर कृषि का चरम स्तर तक पहुंचाना इसका उद्देश्य है। और आगे अपन इसके अंदर लिखेंगे कृषि के विभिन्न प्रकार को विस्तार से बताइए। तो आप इनके विभिन्न प्रकार को विस्तार से बता सकते हैं। पहला है निर्वाह कृषि, जिसका भी आगे वर्णन दिया हुआ है, आप इसको आसानी से लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। उसके बाद में है गहन निर्वाह कृषि, उसके बाद में है अधीन निर्वाह कृषि, उसके बाद में स्थानांतरित कृषि, चलवासी पशुचारण, वाणिज्यिक कृषि आदि इसके अंदर दिए हुए हैं। बाद में है दोस्तों वाणिज्यिक के अंदर है वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि, जिसके बारे में आप नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। इसके बाद में आप अंतिम प्रश्न है दोस्तों, अंतिम प्रश्न इसने दिया है कि भारतीय मानचित्र में निम्न में से कोई 5 स्थान दर्शाइए। तो मैंने भारत का पूरा मानचित्र लिया है जिसके अंदर राज्य और उसकी राजधानियाँ दी हुई हैं। तो आप राज्य और राजधानियों के अंदर आप इसको भारत का नक्शा, एक खाली नक्शा लें और खाली नक्शा लेकर उसमें जो भारत के समस्त राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं और उनकी राजधानियाँ आप बार बार भरें। और इसको 5-7 खाली नक्शों पर आप बार बार इसको भरते हैं बिना देखे हुए, तो आपको ये याद हो जाती है। इनमें से कोई सा भी प्रश्न आए आप आसानी से कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।